मेरे ससुराल की पुरानी हवेली का एक कमरा हमेशा बंद रहता था, जहां जाने की किसी को इजाजत नहीं थी। कहा जाता था कि वहां पर भूत है। एक रात वहां से रोने की आवाज आई। मैंने डरते डरते खिड़की से झांक कर देखा तो अंदर कोई भूत नहीं था, बल्कि एक बूढ़ी औरत जंजीरों में जकड़ी हुई थी, जो दीवार पर लगी मेरे पति की तस्वीर को देख रही थी, रो रही थी और कह रही थी कि बेटा, जायदाद की खातिर तूने अपनी सगी माँ को जिंदा मार दिया और दुनिया को बताया कि मेरा नाम पायल है। मेरे हाथ पांव बुरी तरह से ठंडे पड़ रहे थे। आज मेरी शादी की पहली रात थी। मैं सर झुकाए हुए अपने पति के कमरे में बैठी हुई थी। दिल की धड़कन तेज हो रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे दिल अभी बाहर निकल आएगा। हर लड़की के लिए ये वक्त बहुत अजीब सा होता है। इसी तरह मेरे हालात भी कुछ ऐसे ही थे। अभी मैं सर झुकाए हुए अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में ही सोच रही थी, जब अचानक से मुझे किसी के रोने की आवाज आई। मैंने हैरत से दरवाजे की तरफ देखा था, पर आवाज वहां से नहीं आई थी। न जाने क्यों मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने उस आवाज को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था और अपनी जगह से खड़ी होकर खिड़की के पास आई। पहली रात एक लड़की के लिए बहुत अनमोल होती है, लेकिन अचानक से रोने की आवाज आना मुझे अजीब बेचैनी में शामिल कर गई। मैंने जैसे ही खिड़की का एक पल्ला खोला, उसी पल कमरे का दरवाजा खुला था। मैं फौरन से ही हड़बड़ाकर पलटी थी। कमरे के अंदर और कोई नहीं, बल्कि मेरे पति दाखिल हुए थे। उनको देखते ही मैं फौरन से खुद में सिमट गई, जबकि वो कदम ब कदम चलते हुए मेरे पास आए और मुझे देखते हुए बोले कि क्या हुआ पायल, यहाँ पर क्यों खड़ी हो? मैं समझा था तुम रिवायती दुल्हनों की तरह सजकर बैठी हुई होगी। उनकी बात सुनकर न जाने क्यों मुझे बुरा लगा था। सच में हर मर्द की यही ख्वाहिश होती है। मैंने बिना वजह उनका ये लम्हा बर्बाद कर दिया था। मैं सर झुकाकर बोली, माफ़ी चाहती हूँ। दरअसल अचानक मुझे किसी के रोने की आवाज़ आई थी। मैं समझी कि शायद कोई मुश्किल में है, इसलिए खिड़की के पास आई थी। मैं वापस बैठ जाती हूँ, जबकि मेरे पति के चेहरे के आसार लम्हे भर के लिए बदल गए, लेकिन उन्होंने फौरन से ही अपने जज्बात पर काबू पा लिया और मेरे हाथ थामकर बोले कि हाँ, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो रोए। मैं लड़का हूँ, लड़की नहीं, जो मेरी विदाई होने पर मेरे घर वाले रोएंगे। बेवकूफ़, आ जाओ। वो प्यार से बोलकर मुझे बिस्तर पर ले आए थे, जबकि मैं खामोशी से उनके साथ बिस्तर की तरफ चली गई। वो मुझे ध्यान से बिठाते हुए बोले कि तुम्हें पता है, तुम्हें हासिल करने के लिए मैंने कितनी प्रार्थना मांगी है। आज जब तुम मुझे मिल गई हो, तो दिल चाह रहा है कि मैं पूरी दुनिया को बताऊं कि आज मैंने अपनी मोहब्बत को हासिल कर लिया। जबकि मैं उनका चेहरा देखकर बोली कि मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि आप जैसा पति मिलना बहुत किस्मत की बात होती है। मैं आपसे एक बात पूछूं? उन्होंने सर हाँ में हिलाया, तो ना जाने क्यों एकदम से मुझे आंखों के सामने अंधेरा सा महसूस हुआ था। मैंने फौरन ही सर झटक दिया और उनको देखते हुए बोली कि आपने अपनी माँ के लिए जो किया है, मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकती। आपके लिए मेरे दिल में कितनी इज्जत और मान बढ़ गया। जो इंसान अपनी माँ से इतनी मोहब्बत करता है, वो इंसान अपनी पत्नी से कितनी करेगा। जबकि वो हल्का सा मुस्कुराया था। मुझे देखते हुए बोले कि मुझे लगा था कि तुम नाराज हो जाओगी। तुम्हारे इतने स्पेशल मोमेंट पर मैंने मम्मी की तस्वीर चला दी। मैं जानता हूँ तुम्हें बुरा लगा होगा। तुम्हारे खानदान के कुछ लोगों का मुंह भी बना था, लेकिन मैं उनकी कमी बहुत महसूस कर रहा था। इसलिए प्रोजेक्टर में उनकी तस्वीर चलाकर खुद को तसल्ली दे रहा था कि मम्मी मेरे आसपास ही मौजूद हों। अपने पति की बात सुनकर मैं फौरन से उनके नज़दीक हुई थी और उनके चेहरे पर हाथ रखते हुए बोली कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने अपनी माँ की तस्वीर प्रोजेक्टर पर चलाई, बल्कि इसीलिए कि आप अपने अपनों से कितना प्यार करते हैं। जो इंसान अपने ख़ानदान से इतना प्यार करता है, वो अपनी आने वाली नस्ल से भी प्यार करेगा। मैं बहुत तसल्ली से हूँ कि आप जैसा पति मेरी ज़िंदगी में आया। मेरी बात सुनकर उन्होंने मेरे हाथ में सोने की अंगूठी पहनाई थी और मुझे देखते हुए बोले कि आज मैं पूरा हो गया हूँ। आज तुम मेरी हो। तुम्हारे होठों से ये शब्द सुनकर मैं अपनी हालत पर काबू नहीं कर पा रहा। शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में शामिल होने के लिए। जबकि मैं खामोशी से सर झुका गई थी। रात धीरे धीरे पिघलती ही जा रही थी। अगली सुबह का सूरज पूरी तेजी से रोशन हुआ। सुबह सवेरे के वक्त ही मेरी आंख खुल गई थी। मैं फौरन से उठकर फ्रेश हुई। मेरा दिल किया कि अपने पति को भी जगा देती हूँ,
जो काफी गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने सोचा कि उन्हें बाद में जगाऊंगी। मैंने खामोश रहना ही ठीक समझा। फिर वॉशरूम गई, जब अचानक मेरे कान में दोबारा किसी के रोने की आवाज आई थी, और ये आवाज औरत की आवाज थी। मैं फौरन से चौंक कर अपनी जगह से खड़ी हो गई। मैंने वॉशरूम के बाहर आकर एक नज़र अपने पति के ऊपर डाली, जो गहरी नींद में सो रहे थे। मेरे कदम एक बार फिर से खिड़की की तरफ उठे। खिड़की के करीब पहुंचकर मैंने जैसे ही खिड़की खोली, उसी पल मेरे पति की आवाज मेरे कान के पर्दे से टकराई थी। पायल, क्या कर रही हो तुम? मैं फौरन से ही चौंक कर पलटी थी और उनको देखते हुए बोली कि नीरव, दोबारा किसी के रोने की आवाज आई है। आप एक बार देख तो लीजिए, शायद पिछली तरफ कोई है जो रो रहा है, उसको मदद चाहिए। जबकि मेरे पति अपनी जगह से खड़े होते हुए बोले कि अब दोबारा तुम इस खिड़की के पास भी नहीं जाओगी। न जाने कौन सा वहम हो रहा है तुम्हें। परेशान नहीं करो मुझे, शादी की आज पहली सुबह है, सुकून से रहो। जबकि मैं बोली, मैं सुकून से ही थी, वॉशरूम के लिए उठी थी, अचानक से रोने की आवाज आई। आप मेरी बात का यकीन तो करिए, एक बार वहम समझ में आता है, लेकिन दो बार वहम नहीं होता, दूसरी बार हकीकत है। जबकि मेरे पति मेरा बाजू पकड़कर बोले कि बिना वजह पायल, तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे सोना है, चलो इधर। ये कहते ही उन्होंने मुझे बिस्तर की तरफ धकेल दिया था और मेरी आंखों के सामने खिड़की को ताला लगा दिया। उनका इतना अजीब अंदाज मेरे दिल को घबराने पर मजबूर कर चुका था। मैं एकदम से बोली कि आप मुझे धक्का क्यों दे रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? मुझसे कोई गलती हो गई है? जबकि वो आंखों में सख्ती लिए बोले, अब दोबारा से मैं तुम्हारे मुंह से ये रोने वाली बात नहीं सुनूं। बिना वजह का वहम पालकर मुझे भी तुम डरा रही हो। लेट जाओ। उनको गुस्से में देखकर मैंने खामोश रहने में ही भलाई समझी। आज शादी की पहली सुबह थी। मैं ऐसी वैसी कोई गलती नहीं करना चाहती थी कि जो मेरे रिश्ते में दरार डाल दे। मम्मी पापा ने मुझे एक बात समझाई थी कि नीरव बहुत अच्छा लड़का है, उसके जैसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। कमाने वाला है, बिजनेस वाला है, अपनी जायदाद है और खानदान वाला है। तुम्हारी तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं मिले, पढ़ा लिखा भी है, उसके तरफ से हमें कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन अगर तुम्हारी तरफ से कोई शिकायत मिली तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और मैं जानती थी कि शादी के बाद लड़कियों का घर उनके पति का ही घर होता है। अगर आप जिद्दी भी हों, तब भी लड़कियों को चाहिए कि अपने पति के घर को ही आबाद रखे। मैं खामोशी से लेट गई थी। वक्त की रफ्तार धीरे धीरे गुजरती जा रही थी। तकरीबन 2 घंटे के बाद मेरे पति ने ही मुझे प्यार से जगाया और फौरन से ही मैं जाग गई। वो मुझे देखते हुए बोले कि सुबह हो चुकी है मैडम, जाकर कपड़े वगैरह बदलो, तैयार हो जाओ, बाहर नाश्ते पर हमारा सब इंतज़ार कर रहे होंगे। और तुम सुबह के वक्त उठी थी, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। मैंने तुम्हें काफ़ी डांट दिया था, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन बस मैं थोड़ा परेशान हो गया था। तुम अगर ऐसे बिना वजह के वहम पालोगी तो आगे हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी? मैं बस इसीलिए तुम पर गुस्सा कर गया। जबकि मैं फ़ौरन से बोली कि जी, मैं समझ रही हूँ, कोई बात नहीं, मैं बस कपड़े बदल कर आती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस परेशान मत हो, शायद मुझे वहम ही हुआ था। सुबह सुबह का वक्त था, मुझे गलतफहमी हो सकती है। नींद भी आ रही थी और मैं वॉशरूम गई थी। 7 बजे का वक्त होगा। मैं खुद की ही बात को झुठलाकर वॉशरूम की तरफ चली गई, लेकिन ऐसा नहीं था। मुझे साफ तौर पर एक औरत की आवाज़ आई थी, जो ऐसा महसूस होता था कि जैसे मदद के लिए पुकार रही हो। कुछ ही देर के बाद मैं गुलाबी कपड़े पहनकर बाहर आ गई। मेरे पति भी बिल्कुल तैयार बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने हवेली के किसी दूसरे बाथरूम को इस्तेमाल किया था। मैंने जल्दी जल्दी अपने बालों को सुलझाया। मैं तैयार होकर उनके साथ बाहर आ गई। बाहर सब बैठे हुए थे। मेरे पति के काफ़ी रिश्तेदार मौजूद थे, उनके बहन भाई, उनके चाचा ताया। मैंने सबको झुककर नमस्ते किया। मेरे पति मुझे एक तरफ लेकर बैठ गए। मैंने एक दो बार उठकर काम करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे मना कर दिया। मेरे पति की हवेली में नौकरानी की फौज थी। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश थी कि ऊपर वाले ने मुझे कितना अच्छा इंसान दिया है, जो मुझे शादी करके लाया हो पर नौकरानी बनने नहीं दे रहा। नाश्ता बहुत ही खुशगवार अंदाज में किया गया और सब फिर रिसेप्शन का जिक्र छेड़कर बैठ गए। उनकी ताई भी कहती कि उसी पल मेरे पति अपनी जगह से खड़े हुए थे और सबको देखते हुए बोले कि रिसेप्शन करना मेरी जिम्मेदारी है। बेहतर होगा आप सब परेशान न हो। रिसेप्शन किस तरह करना है, किस तरह की अरेंजमेंट होंगी और कब किया जाएगा, ये मेरा मसला है। उम्मीद करूँगा आप लोग मेरे मामलात से दूर रहें।
ये कहते ही वो कमरे से चले गए थे, जबकि मैं पत्थर की मूरत बनी हुई उनकी पीठ को देखती रह गई थी। अभी जो मैं ख्याल ही ख्याल में उनकी तारीफ के पुल बांध रही थी, एकदम से मेरे सारे पुल टूट गए। मैं हैरान होकर उनको देख रही थी कि जिस तरह उन्होंने बुजुर्गों का मुंह तोड़ा था, न जाने क्यों मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैं उन लोगों को देखते हुए बोली कि शायद किसी वजह से परेशान है, अपनी माँ को लेकर बहुत इमोशनल है, शायद उनकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही हो, इसलिए आप सबसे ऐसा कह दिया। आप लोग बुरा नहीं मानना, मैं बात करूंगी। रिसेप्शन तो होना ही है, करना चाहिए, जल्दी करेंगे। एक अच्छी पत्नी होने की हैसियत से मैंने फौरन ही मामले को संभाल लिया था, जबकि फौरन ही बातों का रुख मोड़कर मैं बेवजह अपने पति के लिए किसी के दिल में बुराई नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि सभी मेरे पति से बहुत ज़्यादा प्यार से पेश आते थे। मेरा फ़र्ज़ था अपने पति की गलतियों पर पर्दा डालना। काफ़ी देर तक कई मेहमान मेरे साथ बैठे रहे और फिर धीरे धीरे करके सब चले गए। मैं फ़ौरन से अपने कमरे में आई। मेरे पति पूरे कमरे में अंधेरा किए हुए सोफे पर बिल्कुल खामोश बैठ गए थे। मैंने फ़ौरन से लाइट ऑन की। वो एकदम से चिल्लाए कि बंद करो लाइट, दिमाग चल गया है क्या तुम्हारा? नज़र नहीं आ रहा, अंधेरा किया है मैंने। जबकि मैंने फ़ौरन से हड़बड़ाकर लाइट्स बंद कर दी। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उनको अचानक क्या हो गया। अभी थोड़ी देर पहले वो कितने अच्छे तरीके से बर्ताव कर रहे थे और अब उनका व्यवहार ही बदल गया था। कुछ लम्हे तक मैं दरवाजे पर खड़ी उनको देखती रह गई और फिर हिम्मत करके उनकी तरफ बढ़ी। मेरा फ़र्ज़ बनता था अपने पति का हाल जानना। मैं उनके नज़दीक पहुंची तो अचानक से ही उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपने नज़दीक बिठा लिया और मुझे गले से लगाकर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। मेरे हाथ पांव कपकपाना शुरू हो गए थे। मैं एकदम से बोली कि क्या हुआ है नीरव, आप इस तरह से क्यों रो रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है, मैं किसी को बुलाऊं? जबकि वो सर को ना में हिलाकर बोले कि तुम नहीं जानती पायल, मैं आज कितनी तकलीफ में हूँ। मैं अपनी तकलीफ किसी को नहीं बता सकता। मैं फौरन से बोली कि आप मुझे बताइए, मैं आपकी हर तकलीफ सुनूंगी। कुछ तो बोलिए प्लीज़ नीरव, मुझे परेशानी हो रही है। आप अभी थोड़ी देर पहले हंस रहे थे, लेकिन अचानक से क्या हुआ? प्लीज़ कुछ तो बोलिए। जबकि वो अपनी जगह से खड़े होते हुए बोले कि मैं करूँगा रिसेप्शन, लेकिन कुछ वक्त चाहिए। मुझे उनका लहजा भीगा हुआ महसूस हुआ। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था आखिर वो रोए क्यों? क्या सच में वो अपनी माँ को याद कर रहे थे या फिर कोई और बात थी? मेरे दिमाग में अब अजीब अजीब ख्याल घूमने लगे। कुछ देर तक वो कमरे में खामोशी से खड़े उस खिड़की को देखते रहे और फिर वहां से चले गए। उनके जाते ही मैंने फौरन से कमरा रोशन किया। अंधेरे से मुझे डर महसूस होता था। मैं बिल्कुल सुन्न होकर अपनी जगह पर बैठी हुई थी। अभी थोड़ी देर पहले कमरे के अंदर क्या हुआ था, किस तरह मेरे पति रोए थे और किस तरह उन्होंने अजीब निगाहों से खिड़की को देखा, ये ख्याल मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बरस रहे थे। कुछ देर तक मैं वहीं पर बैठी रही और फिर अचानक से मेरा दिमाग मुझे कुछ सिग्नल देने लगा। आखिर इस खिड़की के पीछे से क्या है जो वहां से औरत के रोने की आवाज़ आती है? मेरे पति अभी इस खिड़की को क्यों देख रहे थे? कई तरह के ख्याल मेरे दिमाग में आए थे और मैं इसी पर अपना दुपट्टा संभाले हुए कमरे से बाहर आ गई थी। नौकर मामूल के मुताबिक अपने कामों में लगे थे। मैंने फौरन से एक नौकरानी को पुकारा और वो फौरन मेरी आवाज़ पर करीब आ गई थी और सर झुकाकर शर्मीले अंदाज में बोली, लेकिन मालकिन, क्या कोई हुक्म है? मैं फौरन से बोली कि साहब कहाँ पर गए हैं? क्या वो जा चुके हैं? उसने सर हाँ में हिलाया और मुझे देखते ही बोली कि काफ़ी डिस्टर्ब होकर घर से निकले थे। मैंने उनसे खाने को भी पूछा था तो मुझे भी डांट दिया। आपको क्या कोई काम है तो आप हुक्म करिए। जबकि मैं फौरन सर को ना में हिलाकर हवेली के मेन एंट्रेंस पर आई, जहाँ से पोर्च साफ नजर आता था। वहाँ पर मेरे पति की गाड़ी नहीं खड़ी हुई थी। मैं एकदम कदम ब कदम हवेली से बाहर जाकर हवेली के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ गई। हवेली से बाहर एक बड़ा सा लॉन था और उसके पीछे भी एक बगीचा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पिछले हिस्से की तरफ आते ही मुझे अजीब सी घुटन होने लगी। पूरा बगीचा उजड़ा हुआ था, हर तरफ फूल बिखरे हुए थे, घास फूस और हवेली का हर खराब सामान वहां पर पड़ा हुआ था। मैंने पूरी तरह उस जगह को गौर से देखा, पर ऐसा कुछ भी मुझे नजर नहीं आया था जो मुझे खतरनाक लगता। सब कुछ ठीक लग रहा था। कुछ देर तक मैं वहीं पर खड़ी होकर देखती रही और एक लम्हे के लिए दिल किया कि उस सामान को अंदर लेकर जाऊं, वहां जो कुछ भी है देख लूं, लेकिन मैंने लौट जाने में ही ठीक समझा। मैं वापस हवेली के अंदर आ गई।
आज हमारी पहली सुबह थी जो अभी अभी अच्छी खासी खराब हो गई थी। मैंने अब किचन का रुख किया। मेरे पति का मूड खराब था और एक अच्छी पत्नी होने की हैसियत से ये बनता था कि मैं अपने पति का मूड अच्छा करती। मैंने फौरन से ही उनके लिए खाना बनाने का सोचा था। मेरी मम्मी अक्सर कहती थी कि पति का दिल अगर जीतना हो तो उसका पेट अच्छी तरह से भरो। मैं सर झुकाए हुए अपने काम में बिजी हो गई। मुझे खीर और पनीर की सब्जी बहुत अच्छे से बनानी आती थी, इसलिए अब मैं जल्दी जल्दी हाथ चलाकर कामों में लगी हुई थी। 2-3 बार नौकरानी ने मुझे कहा भी था कि आप इतनी जल्दी खाना क्यों बना रही हैं? आप हमारी मालकिन हैं, आप हुक्म करिए, आपके मुताबिक हम खाना बनाएंगे। पर मैंने मना कर दिया था। फिलहाल मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने पति को देखना था। दूसरी सुबह उन चीज़ों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई फर्क पड़ रहा था तो सिर्फ इतना था कि नीरव रोते हुए घर से गए थे, और वो क्यों रोए थे इस बात से मैं बेखबर थी। और नहीं, मैं उनके जख्म को कुरेदना चाहती थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपने कामों में ही लगी रही। तकरीबन 3 घंटे में मैंने खाना वगैरह तैयार कर लिया था और अब अपने पति का इंतज़ार करने लगी। लेकिन वक्त गुजर रहा था और पति आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तकरीबन शाम के 6 बज गए। मैं अकेले ही हॉल में बैठी उनका इंतज़ार कर रही थी। इस तरह आज के दिन नहीं जाना चाहिए था। मुझे पता था कि उनका काम बाहर का ही है, लेकिन आज हमारी शादी का पहला दिन था। कम से कम मेरे साथ रहते। इस अकेली इतनी बड़ी हवेली में मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। वक्त और तेजी से गुजरता जा रहा था और रात के 10 बज गए थे। अब मुझे भी भूख सताने लगी थी। नाश्ते के बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया था। मैंने यही सोचा कि उनके साथ खाना खाऊंगी, पर उनको ना आता हुआ देखकर मैंने अब अपने कदम कमरे की तरफ बढ़ा लिए थे। मुझे भूख की वजह से रोना भी आ रहा था, पर क्या करती, पति की वजह से बहुत ज़्यादा मजबूर थी। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई, एक बार फिर से मेरे कान से वही रोने की आवाज़ टकराई। मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मैं फौरन से उस खिड़की के पास आई, लेकिन खिड़की पर ताला लगा हुआ था। वो आवाज़ एक बार फिर से आई। न जाने क्यों ऐसा लगता था कि जैसे कोई मुझे मदद के लिए पुकार रहा है, कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, लेकिन ताला होने की वजह से मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैं खामोशी से वापस आकर बैठ गई और दिल ही दिल में अपने पति के घर पर आने की प्रार्थना करने लगी। कुछ ही देर गुजरी थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला और नीरव अंदर दाखिल हुए थे। हाथ में फूलों का गुलदस्ता था और मेरे लिए कोई तोहफा भी था। वो फौरन से मेरे करीब आए और मुझे गले से लगाते हुए बोले कि आई एम रियली सॉरी। अचानक से ही एक बहुत ज़रूरी मीटिंग आ गई थी। उसको अटेंड करने के चक्कर में पूरा दिन ही निकल गया। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। सुबह भी तुम्हारी ख़राब की और पूरा दिन तुम्हारा ख़राब कर दिया, लेकिन अब मैं तुम्हारा मूड फ्रेश कर दूंगा। ये तुम्हारे लिए गुलाब है और तुम्हारे लिए अब मैं बहुत ही खूबसूरत सा तोहफा लेकर आया हूँ। नाजुक सा ब्रेसलेट। उम्मीद करता हूँ कि मेरी पत्नी को पसंद आएगा। जबकि मैं उनको देखते हुए बोली कि आप रो क्यों रहे थे और कहाँ पर चले गए थे? आपको पता है, पूरा दिन मेरा इतना अजीब सा गुजरा। कब से मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं है। अपने हाथों से आपके लिए खाना बनाया, लेकिन आप आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरी बात सुनकर उन्होंने मेरे चेहरे पर हाथ रखा और मुझे देखते हुए बोले कि मुझे पता है, नौकरानी ने फ़ोन करके मुझे खबर पहुंचाई थी। हम साथ में खाना खाते हैं और तुमसे माफ़ी भी मांगता हूँ, पर तुम खाना खा लिया करो। अक्सर मुझे इस तरह से जाना पड़ जाता है। आगे से तुम इस तरह से भूखी नहीं रहना। तुम भूखी रहोगी तो मुझे बुरा लगेगा। जबकि मैं बिना कुछ बोले उनके साथ बाहर आ गई थी। मेरा बार बार दिल चाह रहा था कि अपने पति को कहूँ कि आज भी मुझे 2 बार किसी के रोने की आवाज़ आई है, पर मैं चुप रही थी। उनका मूड बहुत अच्छा था और मैं बिना वजह कोई उल्टी सीधी बात करके उनका मूड ख़राब नहीं करना चाहती थी। खाना हम दोनों ने बहुत ही खुशगवारी में खाया और फिर अपने कमरे में आ गए थे। इरादा अब आराम करने का था, जब अचानक से मेरे पति मेरा हाथ पकड़कर चूमते हुए बोले, मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में यही ख्याल आ रहे होंगे कि आज मेरा पति क्यों रोया। यार, बात दरअसल ये है कि मैं अपनी मम्मी को बहुत याद कर रहा हूँ। काश आज वो मेरे साथ होती तो मैं बहुत खुश होता। बारात का इवेंट तुम्हारी तरफ से था, इसलिए मैंने कोई एतराज़ नहीं किया, पर रिसेप्शन मेरी तरफ से होगा और मैं इतने मेहमानों को इकट्ठा करके उदास नहीं होना चाहता। इसलिए फ़िलहाल मैंने रिसेप्शन 2 महीना आगे बढ़ा दिया है। अच्छी बात है, हम हर इवेंट को आराम से गुजारें। कौन सा हमें कुछ करना है, उसके बाद हम हनीमून पर चलेंगे। तुम मुझे बताओ, तुम कहाँ पर जाना चाहती हो? उनका मूड अच्छा देखकर मैंने बात करने के बारे में सोचा था।
उनकी आंखों में देखते हुए बोली कि मुझे ज़्यादा कुछ खास नहीं पसंद। मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। प्लीज़ बुरा नहीं मानना और उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे मेरी बात का जवाब भी देंगे। उन्होंने सर को हिलाया। मैं उनको देखते हुए बोली कि हवेली का पूरा लॉन आपने इतनी खूबसूरत तरीके से बनाया है, लेकिन हवेली का पिछला बगीचा इतना उजड़ा हुआ क्यों है? वहाँ पर भी बहुत अच्छे तरीके से फूल लगाए जा सकते हैं, उसको खूबसूरत शक्ल दी जा सकती है, शाम के वक्त वहाँ पर बैठा भी जा सकता है। मैं आज गई थी उधर। मैं कुछ और कहती, इससे पहले ही वो अपनी जगह से खड़े हो गए थे और भड़क कर बोले कि किसकी इजाज़त से तुम वहाँ पर गई थी? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि बिना वजह इस खिड़की के पास जाने की और उसके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुम्हारे दिमाग पर उस रोने की आवाज़ ने सवार कर लिया। क्यों मेरे गुस्से को हवा देती हो तुम? मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ, पर तुम शायद खुश रहना ही नहीं चाहती। उनकी बात सुनकर मैं बुरी तरह से घबरा गई थी और अपने पति को देखते हुए बोली कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। मैं सिर्फ और सिर्फ इस हवेली को देख रही थी। मेरी बात सुनकर फौरन से बोले कि अच्छा, हवेली देख रही थी आप? मुझे बताएंगी ऊपर वाले पोर्शन में कितने कमरे हैं और ऊपर किस तरह डेकोरेशन हुई है? मैं खामोश हो गई। वो बिल्कुल ठीक बोल रहे थे। मैंने हवेली नहीं देखी, बल्कि मैं तो बस पिछला बगीचा ही देखने गई थी और उसके बाद खाना बनाने में लग गई। मैं जब कुछ नहीं बोली तो अचानक से उन्होंने मेरा बाजू पकड़ लिया और मेरी आंखों में देखते हुए बोले कि एक बात याद रखना पायल, अगर मेरी ज़िंदगी में शामिल रहना चाहती हो तो मेरे उसूलों के मुताबिक तुम्हें ज़िंदगी गुजारनी होगी। तुम हवेली के बाहर मेरी इजाज़त के बिना कदम भी नहीं रखोगी, बाहर बड़े लॉन में भी नहीं जाओगी और पिछले बगीचे की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने वैसे भी तय कर लिया है, हम दोनों ये कमरा छोड़कर किसी और कमरे में शिफ्ट होंगे। हवेली में बहुत सारे कमरे हैं, कहीं भी रह सकते हैं। तुम्हारा दिमाग इस कमरे में रहते हुए कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। कभी रोने की आवाज़ आ जाती है, तो कभी बगीचे में चली जाती हो। पहले बेहतर है कि मैं तुम्हारा बंदोबस्त कर ही दूँ। ये कहकर वो कमरे से चले गए, जबकि मैं बिल्कुल अजीब हालत में खोई हुई सी थी। एक इंसान का इतना छोटी सी बातों पर इतना खतरनाक रिएक्शन आना कुछ ठीक नहीं था। मुझे अब परेशानी होने लगी। अचानक से इतना गुस्सा हो जाना कोई अच्छी बात नहीं होती, पर ये बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ रही थी। अगर मेरा पति मुझे समझेगा ही नहीं, तो हम दोनों ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे? इस तरह तो मैं घुट-घुट कर मर जाऊँगी। अपने दिल की कोई बात भी उनसे नहीं कह पाऊँगी। मुझे आवाज़ें आ रही थी, अगर मैं उनसे बोल रही थी तो उनको चाहिए था कि वो मेरी बातों पर यकीन करते, पर वो मेरी बात पर यकीन करने की जगह मुझे और उलझा रहे थे और यही चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बेचैन कर रही थी। वक्त की रफ्तार धीरे-धीरे गुजरती जा रही थी। पूरी रात वो कमरे में नहीं आए थे। अभी मैं भी एक लम्हे के लिए नहीं सो पाई। मेरे दिमाग पर भी मेरे पति ही सवार थे और उनके अंदाज। अगली सुबह का सूरज पूरी तेजी से रोशन हुआ। रात न जाने किस पहर में बैठे बैठे मेरी आंख लग गई। मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मैं जागी तो कमरे में कोई मौजूद नहीं था। एकदम से मेरी नज़र उस खिड़की पर गई, पर मैं अपना सर झटक कर वॉशरूम चली गई। फ्रेश होकर बाहर आई, तब भी मेरे पति कमरे में नहीं आए थे। मुझे अफसोस होने लगा। रात जिस तरह उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की थी, उस पर तो ये बनता था कि अभी आते और मुझे मनाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। खामोशी से मैं तैयार होकर कमरे से बाहर आई थी। वहां मुझे नौकर अपने कामों में लगे हुए नजर आए थे। मुझे देखते हुए एक नौकरानी मेरे पास भागकर आई और फौरन से सर झुकाकर बोली कि साहब जी कहकर गए हैं, मालकिन आप नाश्ता ज़रूर कर लेना, और उन्होंने कहा है कि उन्हें वापस आने में रात हो जाएगी। बिजनेस के मामले को वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप अपना ख्याल रखना, और खाना बनाने से भी आपको मना कर गए हैं। रात को आपके साथ वो बाहर डिनर करेंगे। नौकरानी सर झुकाए हुए अब मेरे सामने बिल्कुल खामोश खड़ी हुई थी। यकीनन वो मेरा हुक्म लेना चाहती थी, लेकिन मैं बिल्कुल खामोश थी। मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। आज शादी को दूसरा दिन था और मेरे पति मेरे साथ किस तरह का व्यवहार रख रहे थे। मैंने अपने होठ काट लिए और उस नौकरानी को देखते हुए बोली कि नाश्ता ला दो, मैं हॉल में बैठ रही हूँ। ये कहकर मैं उसी तरफ चली गई। आज मैंने तय कर लिया था कि पूरी हवेली को घूम कर देखूंगी। आखिरकार ये घर अब मेरा था। मुझे पता होना चाहिए था कि ये घर कैसा है और यहाँ पर क्या है। अपने पति के साथ आगे अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजार पाऊंगी या नहीं। कुछ ही देर बाद नौकरानी खाना लिए हुए आ गई थी। हॉल के साथ ही दो कमरे थे, उसके बाद हमारा कमरा था, फिर ऊपर का पोर्शन था
जहां आज मैं जाने का इरादा रखती थी। हवेली काफी पुरानी और बहुत ही खूबसूरत बनी हुई थी। मैंने खामोशी से जलते दिल के साथ नाश्ता किया और पानी वगैरह पीकर अब हवेली का विजिट करने चल पड़ी। सबसे पहले मैंने कमरे का रुख किया। कमरा बहुत खूबसूरत था। हर कमरे को बहुत ही सलीके से साफ किया गया था। ये नौकरानियों की फौज सिर्फ देखने के लिए नहीं रखी गई, बल्कि सभी अच्छे से अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। दूसरा कमरा भी बहुत अच्छा था। अभी मैं कमरे से बाहर आई थी जब दाएं तरफ की दीवार पर मेरी नजर गई। वहां पर भी एक दरवाजा मौजूद था। मैंने ये दरवाजा पहले नहीं देखा था क्योंकि ये दीवार की आउट में था। मैं जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची और दरवाजा अनलॉक करने की कोशिश की, दरवाजा अच्छी तरह से बंद किया गया था। मैं अभी जोर जबरदस्ती करती जब अचानक से एक नौकरानी भागकर मेरे पास आई और मुझे देखते हुए बोली कि मालकिन, यहाँ पर क्या कर रही हैं? मैं एकदम पलटी थी और उसे देखते हुए बोली कि क्यों, मैं आपसे पूछकर अपने घर को देखूंगी। वो बोली कि नहीं नहीं, बुरा नहीं मानिए, साहब ने इस कमरे के पास आने से भी सबको मना किया हुआ है। आप पूरा घर देख सकती हैं, जहाँ जाना है जा सकती हैं, आपको कोई एतराज नहीं, लेकिन यहाँ नहीं जा सकती। साहब का यहाँ पर जरूरी सामान है। जबकि वो सर हिलाते हुए आगे बढ़ गई थी, लेकिन मेरी नजरें वहीं पर अटक गई थी। वो दरवाजा मेरे कमरे के बिल्कुल साथ था, यानी कि हमारे कमरों की दीवारें भी एक ही थीं। मैं सर झटककर अब ऊपर वाले पोर्शन में आ गई। ऊपर का पोर्शन भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से संवारा गया था। मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं अपने बच्चों को यहाँ बड़ा होता हुआ देख रही थी। मैंने तय कर लिया था कि सारी जिंदगी इसी हवेली में रहूंगी और अपने बच्चों को भी यहीं पर रखूंगी। उनकी शादी, उनके फ्यूचर यहीं पर बनाऊंगी। हम लड़कियां बहुत नादान होती हैं, कुछ ही वक्त में बड़े बड़े सपने सजा लेती हैं, इस बात से बेखबर कि जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। मैंने कुछ ही वक्त में पूरी हवेली को घूम फिर कर देख लिया था। मेरा इरादा लॉन देखने का भी था। मैं ये देखना चाहती थी कि माली ने किस तरह उनको तराशा है, और मैं कुछ नए फूल भी लगाना चाहती थी, लेकिन मेरे पति ने मना कर दिया था। इसलिए मैंने बाहर नहीं जाने में ही बेहतरी समझी। मैं अब छत की तरफ आ गई थी। छत भी बहुत खूबसूरत थी। छत से बाहर का मंजर बहुत ही खूबसूरत सा नजर आता था। मैंने दिल ही दिल में तय कर लिया था कि रात को जब मेरे पति आएंगे, मैं उनके साथ यहाँ पर बैठकर चाय पीऊंगी। पर मैं जानती नहीं थी कि आज की रात कितना बड़ा इम्तिहान लेकर आ रही है। वक्त की रफ्तार धीरे धीरे गुजरती जा रही थी। पूरा दिन मैंने नौकरानी से ही बात करते करते गुजारा। मेरा मोबाइल फ़ोन भी मेरे अपनी माँ के घर था। मेरी माँ का कहना था कि मोबाइल लेकर नहीं जाना, पति अगर दिलाए तो ठीक है, अपना मोबाइल लेकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना वजह पति शक करते हैं, और मैं इस बात को समझती थी। आज के दौर में मर्द बहुत कम औरतों पर भरोसा करते हैं, और मैं अपने पति का भरोसा नहीं तोड़ना चाहती थी। प्लान के मुताबिक मेरे पति रात के वक्त घर आए थे। उनके आने से पहले ही मैं अच्छी तरह से तैयार होकर बैठ गई थी। उन्होंने आते ही मुझे बिना देखे कमरे के अंदर चले गए। न करीब आए, न मुझे गले से लगाया। मेरा दिल बहुत उदास हो गया था कि वो मुझसे नाराज थे या फिर कोई और बात थी। मैं नहीं जानती थी। कुछ देर के बाद वो तैयार होकर बाहर आए और मुझे देखते ही बोले कि चलो डिनर पर चलते हैं, रात काफ़ी हो गई है, वापसी पर भी देर हो जाएगी। जबकि मैं सर झुकाए हुए उनके साथ बाहर आ गई थी। गाड़ी में भी हम दोनों के बीच बिल्कुल भी बात नहीं हुई। बिल्कुल खामोशी थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उनसे बातें करूं, उनसे पूछूं कि उनका दिन कैसा रहा, कैसा काम में कैसा गुजरा, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। एक लड़की के लिए ये सब कुछ आसान नहीं होता। वो अपना घर छोड़कर आती है। उसके पार्टनर को चाहिए कि उसको समझे, उसके जज्बात की कदर करे। इस वक्त उसको इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। अगर ये इमोशनल सपोर्ट पति नहीं दे तो एक औरत को बहुत तकलीफ होती है, और इसी तकलीफ से मैं गुजर रही थी। डिनर के बीच भी उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की, बस खामोश खामोश से रहे। वापसी पर भी हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। अब मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। मैंने धड़कते हुए दिल के साथ उनके हाथ पर अपना हाथ रखा। अचानक से ही उन्होंने अपना हाथ मेरे हाथ के नीचे से निकाल लिया और स्टीयरिंग को थामकर गाड़ी चलाने में लग गए। मुझे खूब रोना आया, आंखों से आंसू भी बह गए थे, लेकिन मेरे पति को कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। पर अब बस हो गई थी। घर में दाखिल होते ही मैंने उनकी कलाई को पकड़ लिया और उनको देखते हुए बोली कि आप मुझसे क्यों नाराज हो रहे हैं? मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई? शादी को आज सिर्फ दूसरा दिन है और आप मुझसे नाराज हो गए। अगर कोई गलती हुई है तो मैं माफ़ी मांग लेती हूँ।
प्लीज़ इस तरह से मत करिए। मेरा आपके सिवा कौन है? इस घर में मैं किसी को भी नहीं जानती और ना ही इस घर में कोई है। तो कम से कम आपको मेरे जज़्बात की कदर तो करनी चाहिए। सारा दिन मैं आपका इंतज़ार करती रहती हूँ, आपको याद करती हूँ, इसीलिए कि आप जब रात को आएँगे तो इतना बुरा मुँह बना लेंगे। प्लीज़ ऐसा मत करिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे रोता हुआ देखकर वो पिघल गए और मेरी आंखों में देखते हुए बोले कि मैं सिर्फ तुम्हें इसीलिए माफ़ कर रहा हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन आगे से तुम मुझसे बेफजूल सवाल नहीं करोगी और ना ही बहस करोगी। अगर तुमने बिना वजह बहस की तो याद रखना, हम दोनों की कभी नहीं बन सकती। मैं खामोश हो गई थी। दिल तो चाह रहा था कि उनको उल्टे जवाब दूं, लेकिन मैं अपना रिश्ता बर्बाद नहीं करना चाहती थी और ये मेरी जिंदगी का गोल्डन टाइम था जिसको मैं खुशियों भरा गुजारना चाहती थी। कमरे में मुझे कई बार रोने की आवाज़ आती थी, पर मैं कुछ भी नहीं कहती। डर भी लगता, लेकिन मैं खामोश रहती। न जाने वो आवाज़ें क्यों आती थी और कौन था जो इतने दर्द में था। आज भी मामूल का ही दिन था। मेरी नज़र अचानक से उस कमरे की तरफ भी जाती जो बंद था। मैंने दूसरी नौकरानी से पूछा तो उसने मुझे ये बोला कि साहब का सामान भी रखा है और हमने सुना है कि इस कमरे में भूत भी है। यही वजह है कि साहब किसी को भी यहाँ पर जाने नहीं देते। पुरानी हवेली है, ऐसे मामले तो हो ही जाते हैं। जबकि मैं खामोश हो गई थी और अब मुझे थोड़ा थोड़ा शक भी होने लगा था। क्या सच में ऐसा है या फिर झूठ बोला जा रहा है? इस कमरे की एक छोटी खिड़की जो रोशनदान की तरह थी, वो मेरे कमरे में खुलती थी, पर मेरे पति ने इसको बंद किया हुआ था। आज सुबह से ही मेरे दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। मैंने सोचा कि अंदर झांक कर देखूंगी, आखिर अंदर ऐसा क्या है। मैंने मुश्किल से सोफा खींचकर उस खिड़की के नीचे लगाया। मैं खड़ी हुई पर रोशनदान ऊपर था। मेरा सर वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। मैं अब और घबरा रही थी कि अगर मैंने कोई स्टूल वगैरह रखा तो मैं बुरी तरह से गिर जाऊंगी और मुझे चोट भी लग सकती है। मेरे पति भी गुस्सा होंगे, इसलिए मुझे कोई ऐसा कदम नहीं उठाना था जिससे मुझे चोट भी नहीं लगे और मुझे पता भी चल जाए कि अंदर क्या है। अचानक से ही मेरे दिमाग में बगीचे के पास रखी हुई उस सीढ़ी का ख्याल आया जो खराब सामान में पड़ी हुई थी। मैं फौरन से ही बाहर आई। वहां दो नौकरानी किचन में थी। एक नौकरानी ऊपर की जीने की सफाई कर रही थी और बाकी काम वाले बाहर ही थे। मैं धड़कते हुए दिल के साथ पिछले हिस्से की तरफ गई। मैंने सीढ़ी को उठाया और सब बिल्कुल कामों में ही मगन थे। मैं बिल्कुल चुपचाप उस सीढ़ी को लेकर कमरे के अंदर आई और दीवार के साथ लगाकर कुछ लम्हे मैंने गहरी गहरी सांस लेकर गुजारे और फिर धीरे धीरे इस सीढ़ी पर चढ़ गई। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र अंदर गई, मेरा पूरा वजूद पत्थर की तरह हो गया था, क्योंकि अंदर कोई भूत नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। बिखरे हुए बाल बेहाल, साथ ही खाना पड़ा हुआ था और कुछ दवाइयाँ भी मौजूद थी। पानी का गिलास मौजूद था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात मेरे पति की तस्वीर थी जो एक दीवार पर लगी हुई थी। मैं कुछ समझती उससे पहले ही वो बूढ़ी औरत उस तस्वीर को देखते हुए बोली कि नीरव, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। हर रोज़ मैं ये शब्द दोहराऊंगी, तुमने जायदाद के पीछे अपनी माँ को जीते जी मार दिया। मुझे जायदाद के पीछे यहाँ बंद किया हुआ है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो नीरव? मुझे निकाल दो यहाँ से, कुछ तो रहम करो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, जबकि मैं पत्थर की बन गई थी। ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकाल दी हो। कुछ देर तक मैं वहीं पर खड़ी उनको देखती रही और फिर फौरन से ही उतरकर मैं बाहर की तरफ भागी। मैं उस कमरे के पास आकर अब जोर ज़बरदस्ती से दरवाजे को खोलने लगी थी। शोर की आवाज़ से नौकरानियां फौरन ही मेरे पास जमा हो गईं और मुझे मना करने लगी, पर मैंने किसी की भी बात नहीं सुनी और ज़ोर ज़बरदस्ती करके दरवाज़ा खोल दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ, पर इतना मुझे ये पता था कि सामने मौजूद औरत कैद है और मुझे उसको आज़ाद करना है। मैं फ़ौरन से अंदर दाखिल हुई, जबकि वो औरत कुछ देर मुझे देखती रही थी और फिर मुश्किल से अपने कदमों पर खड़ी होकर मेरे सीने से लग गई और मेरा चेहरा एकदम से छूते हुए बोली कि तुम नीरव की पत्नी हो ना, पायल हो ना। मैं ऊंची ऊंची आवाज़ में रोती थी ताकि तुम तक आवाज़ पहुंच जाए। तुम मेरे पास पहुंच गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा, जबकि मैं उनको देखते हुए बोली कि ये क्या खेल है अम्मा, आप यहाँ पर क्यों कैद हैं? और फिर जो बात उन्होंने रोते हुए मुझे बताई, उस बात ने मेरी आवाज़ को और धीमा कर दिया। वो मुझे देखते हुए बोली कि मुझे नीरव ने कैद किया हुआ है। यहाँ पर उसने जुल्म किया है अपनी माँ पर। उसने मुझे यहाँ पर बंद कर दिया सिर्फ इसलिए कि ये जायदाद मेरे नाम पर है।
मुझे जीते जी मार दिया। मैंने उसको बोला भी था कि तुम ये सारी जायदाद रख लो, लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे सुकून की ज़िंदगी गुजारने दो। लेकिन उसने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। उसको लगता था कि अगर वो ऐसा करेगा तो दुनिया उस पर थू-थू करेगी। इसलिए उसने दुनिया के सामने मुझे मार दिया और यहाँ कैद करके चाबी अपने पास रख ली। पर मैं कैद नहीं रहना चाहती थी। यहाँ पर कैद रहकर पागल हो जाऊंगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, मुझे यहाँ से निकाल दो। ऊपर वाला तो तुम्हें बहुत देगा। जबकि मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। मुझे अब समझ आया था मेरे पति इतने ज़्यादा परेशान क्यों रहते थे, इतना ज़्यादा क्यों हर चीज़ से चिढ़ते थे। कोई उनकी जायदाद की तारीफ करता था तो उनको गुस्सा आ जाता था, क्योंकि ये सब उनका नहीं था बल्कि उनकी माँ का था। मैंने उनको वहाँ से आज़ाद करवा दिया। इस बात से अनजान की ये आज़ादी मेरे लिए बहुत ही सख्त साबित होने वाली है। शाम में जब नीरव घर पर आए, उन्होंने अपनी माँ को बाहर देखा तो पत्थर के बन गए थे। और फिर मैंने आगे बढ़कर उनके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। उनको देखते हुए बोली कि शर्म से मर जाना चाहिए आपको। किसी की भी औलाद आप जैसी नहीं होनी चाहिए। आपको उन्होंने पैदा किया है और आपने बस कुछ लाखों की खातिर अपनी माँ को कैद कर दिया, दुनिया के सामने मार दिया। कैसे बेटे हैं आप? जबकि वो बोले कि तुम मेरे मामले में क्यों दाखिल हो रही हो? तुम्हें क्यों समझ नहीं आता कि मैं तुम्हें अभी के अभी अपने घर से निकाल दूंगा? जबकि मैं उनको देखते हुए बोली कि अभी निकाल दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आप जैसे इंसान के साथ रहना भी नहीं चाहती। मैं तो समझती थी कि आप बहुत अच्छे और भले इंसान हैं, कदर करने वाले हैं, लेकिन आप तो एक खुदगर्ज इंसान हैं जो दौलत के पीछे पागल हो गए हैं। रही आपकी माँ की बात, मैं उनको ओल्ड एज होम में डाल रही हूँ और खुद अपना सामान लेकर यहाँ से जा रही हूँ। आपको जल्द ही डाइवोर्स पेपर्स के कागज़ पहुँच जाएंगे। आप अकेले रहें, दूसरी शादी भी करके आपको सुकून हासिल नहीं होगा। मैं इस औरत को लेकर घर से निकल गई थी, उनको ओल्ड एज होम दिया और खुद अपने घर वापस आ गई। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत समझाया, ये उनके अपने मामले हैं, तुम अब इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो? लेकिन मैं सोचती थी कि जो इंसान अपनी माँ के साथ ऐसा कर सकता है, वो तो मेरी औलाद के साथ भी ऐसा करेगा। मैंने 1 महीने के बाद उससे अलग होने के लिए डाइवोर्स ले ली थी और अब मैंने दूसरी शादी की, वो भी एक कुंवारे इंसान से जो मुझे बहुत प्यार करता है। पहले पति की तरह अमीर तो नहीं है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है, जो मुझे समझता है, मेरे जज्बातों की कदर करता है, अपने घर की मालकिन बनाकर रखता है। मैं सुनने वालों को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी को मुश्किल नहीं बनाएं। अगर आपको शक पैदा हो रहा है कि आपका लाइफ पार्टनर कुछ गलत कामों में जुड़ गया है, जिनकी कोई माफ़ी नहीं, उनसे बात करिए। अगर बात नहीं बने तो अपने लिए बेहतर फैसला करिए। सारी ज़िंदगी की मुश्किल में नहीं जीऊँगी और ख़ासकर ऐसे मर्द से दूरी बनाएं जो अपने माँ बाप को नहीं समझते। जो अपने माँ बाप को नहीं समझता, वो आपको क्या ही समझेगी या समझेगा। एक वक्त के बाद वो आपको भी भूल जाएगा, क्योंकि उसके सीने में दिल नहीं पत्थर है। डाइवोर्स के बाद की ज़िंदगी आसान नहीं थी। लोग बातें भी करते थे, उंगलियां भी उठाते और सबसे बुरी बात, कुछ रिश्तेदार मुंह पर ताने भी मार देते थे। लेकिन मैंने ठान लिया था कि वापस अब किसी अंधेरी ज़िंदगी में कदम नहीं रखना है। मैं रो रो कर कमज़ोर पड़ सकती थी, पर वापस जाने का सवाल ही नहीं था। नीरव का नाम सुनते ही आज भी दिल कांप जाता था। माँ को कैद कर देने वाला आदमी, वो इंसान जो पैसे की खातिर खून का रिश्ता भी भूल गया। मैं खुद को 100 बार शुक्र करती थी कि उसके असली चेहरे को मैंने वक्त रहते देख लिया। मेरे नए पति आरुष मेरे लिए किसी दवा की तरह आए थे। उनका चेहरा देखकर दिल को सुकून मिलता था। वो अमीर नहीं थे, लेकिन रिस्पेक्ट देना जानते थे। उन्होंने जब पहली बार मेरा हाथ पकड़ा तो बस यही कहा था कि मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए, बाकी दुनिया खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। और मैं उसी पल समझ गई थी कि ज़िंदगी में पैसा नहीं, इंसानियत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ कहानी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि नीरव आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। एक दिन अचानक मेरे पापा के घर के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। मैं बालकनी में खड़ी थी और नीचे नज़र डालते ही मेरा खून ठंडा पड़ गया। नीरव, वही गाड़ी, वही सख्त चेहरा, वही ठंडा एहसास। मैं फ़ौरन नीचे उतरी और दिल तेज़ धड़क रहा था, लेकिन चेहरा एकदम ठंडा। नीरव मेरी तरफ आया और बोला, पायल, तुमने जो किया वो गलत था। तुमने मेरी माँ को भड़काया, तुमने घर तोड़ दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखती ही रही। वो बोला, और जिस आदमी से तुमने शादी की है वो मेरे बराबर कभी नहीं हो सकता। इस बार मेरे अंदर की सारी चुप्पी अचानक आग बनकर बाहर निकली। मैं उसके करीब गई और बोली, बराबरी?
तुम जैसे आदमी के तो पैर पकड़ने की भी लायक नहीं है आरुष, क्योंकि वो अपनी माँ के लिए रोता है और तुमने अपनी माँ को ही बंद कमरे में सड़ने दिया था। अब फर्क समझे। नीरव चुप हो गया। उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा। वो बोला, पायल, मैं तुम्हें वापस ले जाना चाहता हूँ, क्या ये मुमकिन है? मैं धीमे से हंसी, एक कड़वी हंसी, और बोली, नीरव, इंसान घर तभी वापस जाता है जब वो घर हो। तुमसे जुड़कर मेरी जिंदगी बर्बाद हुई थी। तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन याद रखना, जिस आदमी ने अपनी माँ की आवाज़ नहीं सुनी, वो दुनिया की किसी औरत की आवाज़ क्या सुनेगा? वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी पीछे से आरुष बाहर आए, मेरा हाथ थामकर खड़े हो गए। नीरव ने उन्हें देखा, फिर मुझे, और शायद पहली बार समझ गया कि कुछ रिश्ते टूटने के लिए ही होते हैं। वो बिना कुछ कहे मुड़कर चला गया। उसके जाने के बाद आरुष ने मेरी तरफ देखा और धीमे से कहा कि पायल, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब घबराने की ज़रूरत नहीं। और मुझे पहली बार लगा कि शायद हाँ, जिंदगी दूसरी बार भी खूबसूरत हो सकती है। नीरव के जाने के बाद घर में जैसे सन्नाटा उतर आया था। मैं आरुष के हाथ को पकड़े खड़ी थी और दिल धीरे धीरे शांत हो रहा था। शायद पहली बार मुझे किसी का साथ, सिर्फ साथ जैसा महसूस हुआ, जिसमें न कोई डर था, न कोई जोर जबरदस्ती थी, न कोई दबाव। उस रात में बहुत देर तक छत पर बैठी रही। हवा हल्की हल्की चल रही थी, मेरी चुनरी उड़ रही थी और सामने आरुष 2 कप चाय लेकर आ गए। वो मेरे पास बैठ गए और बिना कुछ कहे मेरी तरफ एक कप बढ़ा दिया। लो, थक गई होगी, पी लो। उनका लहजा इतना नरम था कि मेरी आंखें खुद ब खुद भर आईं। मैंने कप पकड़ते हुए धीरे से कहा, पता नहीं मैं इस काबिल भी हूँ या नहीं कि मुझे इतना अच्छा इंसान मिल गया। उन्होंने चाय का एक घूंट लिया और हंसते हुए बोले कि तुम्हें अच्छा इंसान नहीं मिला, तुम्हें हक मिला है। बस अब इसे खोने मत देना और खुद को भी मत खोना। उनके शब्द मेरे सीने में उतरते चले गए। ये वो बातें थीं जो नीरव कभी समझ ही नहीं सकता था। उसके लिए पत्नी सिर्फ एक चीज थी, एक जिम्मेदारी या फिर एक शो पीस। पर यहाँ मैं पायल थी, जिसे इज्जत मिल रही थी। दूसरे दिन आरुष मुझे अपने घर ले गए। छोटा सा घर था, लेकिन उसमें एक अजीब सा सुकून। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लाइट पीली सी और कमरे की खुशबू एकदम घर जैसी। और उनकी माँ विनीता आंटी मुझे देखते ही मुस्कुरा दी। आ गई बहू, घर पर सब ठीक तो है ना? मैंने हल्के से सर हिलाया। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और बोली, जिस लड़की में इतनी हिम्मत हो कि सच्चाई से तलवार की तरह लड़ जाए, तो हमारी बहू बनने के काबिल है। उनके शब्द सुनकर मैं खुद को रोने से नहीं रोक सकी। पहली बार मुझे किसी बड़े का प्यार महसूस हुआ था, वो भी बिना किसी ताने, बिना किसी मजबूरी के। उस शाम हम दोनों बाजार गए। आरुष मेरे लिए कुछ चीजें लेना चाहते थे। जब मैं एक दुपट्टा देख रही थी, अचानक मेरी नजर उन पर पड़ी। वो मुझे देख रहे थे जैसे कोई बहुत कीमती चीज देखता है। मैं शर्मा गई और दुपट्टा नीचे रख दिया। क्या देख रहे हो? कहने लगे, क्या अपनी दुनिया। उन्होंने इतना ही कहा और मेरा दिल धड़कना भूल गया। फिर रात में जब हम घर पर आए तो माँ जी ने कहा कि पायल, कल से तुम अपने मन से काम कर सकती हो, अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो। गलती सिर्फ जाने से नहीं होती, रुक जाने से भी होती है। मैंने गहरी सांस ली और महसूस किया कि शायद सही कहा। मैंने रुककर बहुत कुछ खोया था, लेकिन अब चलकर सब वापस पा सकती थी। अगले कुछ दिन बड़ी ही शांति से गुजरे। मैं धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी थी। पर एक दिन जब मैं बाजार से लौट रही थी, सड़क के दूसरी तरफ मैंने नीरव को खड़ा देखा। वो पहले से ज्यादा बेहाल, कमजोर और एकदम खाली आंखों वाला लग रहा था। उसने मुझे देख लिया और हमारी आंखें एक पल के लिए टकराईं। उस पल मुझे समझ आया कि जिसे मैंने छोड़ा था वो सिर्फ पति नहीं, एक अंधेरी कैद थी, और जहां मैं आज खड़ी थी वो रोशनी थी। नीरव ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन मैं उसकी तरफ नहीं गई। मैंने बस अपना दुपट्टा ठीक किया, सर उठाया और आरुष की ओर बढ़ गई, जो मुझे लेने आए थे। नीरव वहीं खड़ा रह गया, जैसे सच्चाई ने उसे जाकर हिला दिया हो। आरुष ने मेरा हाथ पकड़ा और पूछा कि सब ठीक तो है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, अब सब ठीक है, क्योंकि अब मैं वहीं जा रही हूँ जहाँ मुझे इज्जत मिलती है। और उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि जिंदगी में दूसरा मौका भी बहुत खूबसूरत होता है। बस सही इंसान मिलना चाहिए। जिंदगी में किसी एक इंसान का चले जाना कभी भी हमारी कहानी का अंत नहीं होता। लोग अक्सर सोच लेते हैं कि जिस रिश्ते पर उन्होंने सब कुछ लगा दिया था, उसके टूटते ही उनकी किस्मत भी खत्म हो गई। लेकिन सच तो ये है कि रिश्ता टूटता नहीं है, बस हमें समझ आता है कि जहाँ पर हम रुक गए थे वहीं हमारी मंजिल थी। नहीं, कभी कभी इंसान खुद को गलत जगह, गलत लोगों और गलत मोहब्बत में इतना खो देता है
कि उसे लगता है कि बस अब यही सब कुछ सच है। लेकिन जब जिंदगी एक झटका देकर सब कुछ छीन लेती है, इज्जत, भरोसा, उम्मीद, और तभी पता चलता है कि हम दरअसल कितनी बड़ी टूटन को ढो रहे थे। लेकिन हिम्मत वाली बात ये नहीं है कि हम टूट जाएं। हिम्मत वाली बात यह है कि हम उसी दिन टूटने को उठाकर आगे चलना सीखें। और जब इंसान अपने दर्द से लड़ता है ना, तो वो पहले जैसा नहीं रहता, वो और मजबूत हो जाता है। वो सीख लेता है कि हर किसी को दिल में जगह नहीं देनी चाहिए, कि प्यार और मोहब्बत से पहले खुद की इज्जत ज़रूरी है, कि जो हमें रुलाकर छोड़ जाए वो कभी हमारा था ही नहीं। और कभी कभी ऊपर वाला किसी को तुम्हारी ज़िंदगी से निकालता नहीं है, बल्कि बचाता है उस इंसान से, उस दर्द से, उस गलत मोड़ से जहाँ तुम खुद को खो देती। इसका सबसे बड़ा सबक यही है कि नई शुरुआत करने के लिए उम्र नहीं देखी जाती, बस हिम्मत देखी जाती है। और जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो कोई दूसरा ऐसा खुलता है जहाँ इज्जत भी मिलती है और सुकून भी, और सही मायनों में प्यार भी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।